हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जीएस विद प्रवेश। इस वीडियो में हम लोग 2 मई 2025 को पीआईबी में यूपीएससी के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई थी उन सभी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है आज, दैट इज रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू केरला। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कल केरला और आंध्र प्रदेश में थे और केरला में प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जिसका नाम है विज हिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट, इसका इनॉग्रेशन किया है एंड नेशन को डेडिकेट किया है। ठीक है, तो हमारे लिए काम की बात यह है कि पहला इंडिया का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है। विज हिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट, जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। ठीक है, और इसमें कितनी लागत आई है, हाउ मच कॉस्ट इज देयर, 8,800 करोड़ रुपीस के में इसको बनाया गया है। अब इसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका क्या नाम है, अडानी। ठीक है, और केरला में आप सभी जानते हैं कि लेफ्ट गवर्नमेंट की सरकार है, लेकिन सरकार किसी भी आइडियोलॉजी की हो, एवरी गवर्नमेंट नीड्स इन्वेस्टमेंट बिकॉज इन्वेस्टमेंट विल लीड्स टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इट विल इंप्रूव द इकोनॉमी एंड अल्टीमेटली इट विल फेवर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा विज हिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट के बारे में। अब इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्यों बनाया है, उसका रीजन ये है कि अभी तक जो 75% ऑफ इंडिया ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशंस वर प्रीवियसली कंडक्टेड एट फॉरेन पोर्ट्स। ठीक है, तो फॉरेन पोर्ट्स में होता था। अब इसके जरिए जो है इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो लॉस होता था। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए अब हम लोग यहां पर ही समझ लेते हैं कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जहां पर किसी और जगह से आ रहे सामान को सिर्फ बदला जाता है, दूसरे शिप में रखा जाता है और फिर उसको फाइनल डेस्टिनेशन के लिए भेज दिया जाता है, या फिर वहां से उतार करके और किसी मोड में, मान लीजिए कि रेलवे में या फिर रोड में रोड के जरिए उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक भेजा जाए, तो उसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बोला जाता है। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा समझना हो तो मान लीजिए कि कोई हमारा शिप जो है वो सिंगापुर से चलता है और उसको जो है फाइनली पहुंचना है आपके यूरोप में। ठीक है, यूरोप में कोई भी, मान लीजिए कि रॉटरडम पोर्ट है। ठीक है, वहां पर इसको पहुंचना है। अब बीच में जो है इसको फ्यूल के लिए या फिर ये इतनी दूरी नहीं तय करना चाहता है तो ये अब रुक सकता है विज हिंजम पोर्ट में। ठीक है, जो कि केरला में है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो इस विज हिंजम पोर्ट में यहां से जो सामान आएगा वो बदला जाएगा और फिर दूसरे शिप में ये रॉटरडम तक जाएगा। तो विज हिंजम पोर्ट को क्या बोला जाएगा, इट इज अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक, तो इस चीज को हम लोग यहां पर याद रखेंगे। इसके अलावा इंडिया में जो पोर्ट्स का क्लासिफिकेशन है उसको दो तरह से किया जाता है, एक मेजर पोर्ट्स और दूसरा है माइनर पोर्ट्स। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, मेजर पोर्ट्स आर मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है उनको मेजर पोर्ट्स बोला जाता है, एंड माइनर पोर्ट्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो हमको इंडिया के पोर्ट्स के बारे में याद रखनी है कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, अगर आप इंडिया का मैप देखें इस तरह से, तो जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर जितने पोर्ट्स हैं वो नेचुरल पोर्ट्स हैं। ठीक है, नेचुरल पोर्ट्स हैं, और ये जो हमारा कोस्टल एरिया है वो सबमर्ज्ड वाला है। ठीक है, और ईस्टर्न पार्ट में जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं दे आर आर्टिफिशियल पोर्ट्स एंड दे आर ऑफ एंड दिस कोस्ट इज ऑफ एमरजेंट नेचर। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग याद रखेंगे। नाउ विज हिंजम पोर्ट के बारे में हमने पहले ही देख लिया है कि ट्रांसशिपमेंट वाला पोर्ट है, 8,800 करोड़ की मदद से बना है एंड इट्स नेचुरल ड्राफ्ट ऑफ नियरली 20 मीटर्स एंड लोकेशन नियर वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट सी ट्रेड रूट्स फर्दर स्ट्रेंथन्स इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर, जैसे अगर हम नक्शे में समझें तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इंडियन ओशन में, यहाँ पे केरला लोकेटेड है, तो इसका वाला ये बिजिएस्ट रूट है। क्यों, क्योंकि ये सुएज रूट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चल करके यहाँ पे अरेबियन सी है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो आई होप कि विज हिंजम पोर्ट के बारे में आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमएसएमईज जो है वो जॉब क्रिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे जो हमारे दुकानदार हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो नीति आयोग ने एमएसएमई में अभी एक रिपोर्ट निकाली है, एनहेंसिंग एमएसएमईज कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया,
और इसको निकालने में दो ऑर्गेनाइजेशंस का साथ आया है, नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि एनहेंसिंग एमएसएमईज कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया, ये रिपोर्ट जो है वो किसने निकाली है, नीति आयोग अलोंग विथ इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो गेम है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गेम का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप। और इसको क्यों बनाया गया है, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप नेशन वाइड। ठीक है, तो ऐसा एक मूवमेंट बनाया जाए, ऐसे एक आंदोलन बनाया जाए ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। इसके लिए ये गेम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स को बेसिक प्रॉब्लम आती है, एक तो एक्सेस टू फाइनेंस एंड एक्सेस टू मार्केट्स, और तीसरी प्रॉब्लम आती है रेगुलेशन को लेकर के। तो इन तीनों चीजों पर ये काम करता है, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप जब भी इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लिखें तो आप हाईलाइट कर सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स फेस 3 प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज एक्सेस टू फाइनेंस, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती रहती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना लाई है। ठीक है, और भी इनिशिएटिव्स हैं। दूसरा है एक्सेस टू मार्केट्स, तो भारत सरकार जो है बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये सारी चीजें करती है, और लोकल मार्केट के अंदर भी एक्सेस मिल सके इसके लिए भी काम करती है, तो एक्सेस टू मार्केट। और तीसरी जो हमारी प्रॉब्लम होती है दैट इज ऑफ रेगुलेशन, तो एक्सेसिव रेगुलेशन ना हो इसलिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स लेती रहती है। तो इस चीज को हम लोग यहां पर याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड नेक्स्ट न्यूज जो है वो हमारी एआई से रिलेटेड है। एआई से रिलेटेड एक समिट हो रही है कैलिफोर्निया में, उसका नाम है टाइकॉन 2025। ठीक है, तो एआई वर्स के थीम पर, जैसे यूनिवर्स होता है उसी तरह ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्स के नाम से ये समिट हो रही है। कहां पर हो रही है, कैलिफोर्निया में हो रही है। आपसे पूछा जा सकता है टाइकॉन 2025 क्या था। ठीक है, टाइकॉन 2025 जो है वो क्या था, एआई समिट था। ठीक है, बस इतना याद रखना है, एआई समिट था। कहां पर हुआ था, कैलिफोर्निया में हुआ था। ठीक है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और यूपीएससी में कल फिर एक नए मेंबर को शपथ दिलाई गई है, मिस अनुराधा प्रसाद, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरिएट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उन्होंने यूपीएससी के सदस्य के तौर पे शपथ ली है। ठीक है, इसके पहले कल भी हमने देखा था कि सुजाता चतुर्वेदी जी ने शपथ ली थी। और शपथ कौन दिलाता है यूपीएससी मेंबर को, यूजुअली जो है यूपीएससी चेयरमैन दिलाते हैं या चेयरवुमेन जो भी होंगे। और अभी जो है किसने दिलाया है, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यूपीएससी की जो चेयरमैन थी प्रीति सुडान, वो 29 अप्रैल को रिटायर हो चुकी हैं, और अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को भी यूपीएससी चेयरमैन अपॉइंट नहीं किया है, इसलिए। ठीक है, अब यूपीएससी के मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यूपीएससी में कितने मेंबर होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। इस एक फैक्ट को बहुत क्लियरली याद रखना है कि द नंबर ऑफ यूपीएससी मेंबर्स इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि यूपीएससी विल हैव 9 मेंबर्स और 12 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये दिया गया है अधिकार प्रेसिडेंट को कि भाई आप अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली यूपीएससी में जो मेंबर्स होते हैं वो 9 to 11 होते हैं। ठीक है, 9 से 11 मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के अंदर। अब इनके क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्वालिफिकेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है, सिवाय इस बात के कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड हैव सर्व्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट फॉर द पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स। तो कम से कम 10 सालों की सेवा केंद्र में या राज्य में देना होगा। आधे ऐसे सदस्य होने चाहिए। ठीक है, यूपीएससी के अंदर, तो इस चीज को याद रखिएगा। यूपीएससी जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इससे जुड़े हुए जो आर्टिकल हैं वो कहां पर मेंशन्ड है, 315 to 323। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, एंड यूपीएससी इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया एंड इट इज द वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन द कंट्री। ठीक, देन कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स। एंड आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है अभी एक्सपोर्ट्स को लेकर के, और ये देखा गया है कि 2024-2025 में इंडिया ने
रिकॉर्ड 824.9 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो एक तो ये फैक्ट हो गया कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है और कितने का हुआ है, 824.9 बिलियन यूएस डॉलर्स का। ठीक है, और ग्रोथ कितनी हुई है प्रीवियस ईयर्स की अगर बात की जाए तो 6.01% की ग्रोथ इंडिया के एक्सपोर्ट में देखी गई है। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमने किसका किया है, सर्विसेज का। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा कि इंडिया के एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मतलब आपसे बहुत स्पेसिफिकली हो सकता है कि एकदम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पूछा जाए, लेकिन एक ट्रेंड पूछा जाएगा। ठीक है, कि इंडिया के एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ है, यस इंडिया के एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दे सकता है कि इंडिया सबसे ज्यादा सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है, तो यस इंडिया एक्सपोर्ट सर्विसेज सेक्टर मेनली। ठीक, तो इस चीज को हम लोग यहां पर याद रखेंगे। नाउ कम टू द लास्ट न्यूज, और जो हमारी लास्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू मिसाइल टेस्टिंग रेंज। एंड इंडिया में अभी तक जो है वो मिसाइल टेस्टिंग जो भी होती थी हमारी, वो उड़ीसा से होती थी। व्हीलर आइलैंड में जो है एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल टेस्टिंग रेंज था, वहां से होती थी। अभी गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि दूसरा टेस्टिंग रेंज भी बनाया जाएगा, और दूसरा टेस्टिंग रेंज का क्या नाम दिया गया है, नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज। ठीक है, नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज नाम याद रखिएगा। इंडिया का जो सेकेंड मिसाइल टेस्टिंग रेंज है वो क्या है, नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज। ये कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन नाग्यालंका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नाग्यालंका में इसको निर्माण किया जाएगा। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। और कल प्राइम मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के विजिट पर भी थे और वहीं पर उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।